तो दोस्तों आज अपन लेसन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये जो अंग्रेज लोग थे ना, इनके अंदर बहुत मस्ती थी। पर बोलते हैं ना, हमारे जो मराठा लोग हैं वो भी किसी से कम नहीं थे। हम लोग महाराष्ट्र वाले किससे नहीं डरते। तो तुम लोगों ने बंगाल प्रांत में कब्जा मारा, हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। पहली फुर्सत में निकल। तुम लोगों ने मैसूर प्रांत में कब्जा मारा, हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। पहली फुर्सत में निकल। तुम लोगों ने सिंध प्रांत में कब्जा मारा, हमने कुछ नहीं बोला। तुम लोगों ने पंजाब प्रांत में भी कब्जा मारा, अपन ने कुछ नहीं बोला। तो अभी नेक्स्ट लेसन देखते हैं। मराठा लोग भी किससे कम नहीं है। पर बोलते हैं ना कि कुछ ऐसे परिवार थे, बोलते थे ना कि जो 1857 का जो लड़ाई हुआ उसमें अपने लोगों ने मस्ती की। नहीं तो आप बोलते ना, अपने लोग ही जो रहते हैं ना उनको अच्छा नहीं लगता है, और उन लोगों की वजह से हमको, नहीं तो हम लोग आज बहुत आगे रहता था। अपन लोग बहुत आगे था, ये लोगों ने अपने को बहुत पीछे कर दिया। अपन बोले तो बहुत आगे थे। देखो अभी हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों मैं ऐसे जो बोल रहा हूँ तो आप इस पे मत जाना, कुछ कमेंट मत कर देना उल्टा पुल्टा। बस आपको अच्छा लगे इसलिए मैं ऐसा पढ़ाता हूँ, मेरी आदत ही है। तो देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। सबसे बड़ी बात, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता है कि 1600 में जो एलिजाबेथ जो थी उसने परमिशन दे दिया था कि 15 वर्षों तक तुम जाके वहाँ पे व्यापार करो। तो देखो अभी बहुत सारी चीज़ें, आप पूरा नहीं रहेगा फिर भी। हमने देखा कि भौगोलिक खोजों के कारण यूरोप की सत्ताएं भारत के तटों पर किस तरह आ पहुंची। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, ये सभी सत्ताएं भारत के बाजार को अपने अधिकार में कर लेने की सत्ता स्पर्धा में उतरी हुई थी। जब अंग्रेज भारत में व्यापार के बहाने आए तब भारत में पहले से ही आए पुर्तगालियों ने उसका कठोर विरोध किया। अब देखो, जब अंग्रेज भारत में व्यापार के बहाने आए तब भारत में सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए। तो पुर्तगाली जो थे उन लोगों ने क्या किया, तो पुर्तगालीज लोगों ने क्या किया कि इसका वहाँ पे फिर अंग्रेज आ गए। तो अंग्रेज पुर्तगाली बोले कि भाई ये आ जाएंगे तो ये खाएंगे पिएंगे तो हमको तो नुकसान ही होगा। तो इन लोगों ने उसका विरोध किया। कालांतर में अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच मित्रता। आगे जाके ऐसा हो गया, भाई तू भी रहे मैं भी रहे, अपन दोनों दोस्त हैं, अपन दोनों मिल के इंडिया की वाट लगाएंगे। ठीक है चला आ जाओ, हम लोग भी कम नहीं है तुमसे। परंतु भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की स्पर्धा में अंग्रेजों को फ्रांसीसी, डच और स्थानीय सत्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। अब देखो, अंग्रेजों को पुर्तगालियों का तो पहला सामना करना पड़ा, पर पुर्तगाली आगे जाके उनके दोस्त बन गए। बाद में उनको फ्रांसीसियों से भी लड़ना पड़ा, और डच और स्थानीय सत्ताधीशों, मतलब जो स्थानीय सत्ता थे, मतलब जो प्रादेशिक सत्ताएं थे, अंग्रेज और मराठे, यार ढिंचका और ढिन ढिन ढिंचका। अब देखो लड़ाई होने वाला है, अंग्रेज और मराठे लोगों में लड़ाई हो गई। तो मुंबई अंग्रेजों का पश्चिमी भारत का प्रमुख केंद्र था। आपको पता है कि पश्चिम में, देखो मैप बनाता हूँ, ये देखो, ये अपना इंडिया का जो मैप था, ऐसे से आओगे तो यहाँ पे नीचे, अब जब आओगे गुजरात के नीचे, देखो यहाँ का डायरेक्ट बना देता हूँ, ये गुजरात के नीचे का जो पट्टा है, तो ये जो पट्टा था महाराष्ट्र का, तो यहाँ पे एक मुंबई था, मुंबई जो शहर है। तो मुंबई शहर मुंबई अंग्रेज़ों का पश्चिमी भारत का प्रमुख केंद्र था। अगर आप भी जाओगे तो मुंबई में आप देखोगे तो मुंबई जो शहर था वो अंग्रेज़ों का पश्चिम का, वेस्ट पार्ट का सबसे मेन शहर माना जाता था, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, आप देखोगे समुद्र है पूरा। अब समुद्र के मार्ग से बहुत सारे व्यापार करना, आना जाना बहुत सिंपल था। इसके आसपास के प्रदेश को अपने अधिकार में कर लेने का अंग्रेज़ों का प्रयास था, परंतु इस प्रदेश पर मराठों की बड़ी मजबूत पकड़ थी। माधवराव पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा पद की लालसा में आकर उसके चाचा रघुनाथ राव ने अंग्रेज़ों से सहायता मांगी। बोलते हैं ना, देखो अपने लोग ही वाट लगाए, नहीं तो अंग्रेज कुछ नहीं कर सकता था। ये जो माधवराव पेशवा था, बेचारे का डेथ हो गया। अब पेशवा के गद्दी पे बैठना था, क्या नाम था, माधवराव पेशवा।
डेथ होने के बाद पेशवा के गद्दी पे बैठना था, तो उसका जो चाचा था, बोलते हैं चाचा लोग तो अपने रिलेटिव लोग ही तो वाट लगाते, चाचा ने डायरेक्ट फ़ोन लगा दिया, किसको पता है, अंग्रेज़ों को। बोलता है भाई भाई क्या हुआ, बोलते हैं अंग्रेज, बोलता है क्या हुआ भाई, बोलते भाई भाई अपने को ना हेल्प चाहिए, ये जो अपने को गद्दी पे इन लोग बैठने नहीं दे रहे ले। तो अंग्रेज बोलता है ठीक है अपन देता है, आता है। और इसी से मराठों की राजनीति में अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ। तो दोस्तों आपको कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि अंग्रेज़ों का मराठों की राजनीति में प्रवेश कहाँ से हुआ, तो क्या लिखोगे, माधवराव पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा के पद पर बैठने के लिए उसके चाचा रघुनाथ राव पेशवा ने अंग्रेज़ों से सहायता मांगी। जैसे कि आपने पढ़ा ना, पंजाब में जो दलीप सिंह जो थे, रणजीत सिंह के बेटे, उनकी मम्मी का राज चलता था, पर उनके जो सरदार थे उनकी बातों को नहीं मानते थे, और सरदार बातों को नहीं मानते थे, ये बात अंग्रेज़ों को पता चल गई, तो अंग्रेज़ सरदार के साथ जाके मिल गए। 1700 समथिंग, यहाँ पे डेट प्रॉपर नहीं है, के बीच मराठा और अंग्रेज़ों के बीच 3 युद्ध हुए। जैसे कर्नाटक में 3 युद्ध हुए, बक्सर में 3 लड़ाइयाँ हुई, तो वैसे यहाँ पे भी 3 लड़ाइयाँ हुई। प्रथम युद्ध में मराठा अंग्रेज़ों सरदारों ने एकजुट होकर अंग्रेज़ों का सामना किया, परिणाम स्वरूप मराठों की विजय हुई। ये बात नोट कर लो, पहले लड़ाई में मराठा जीत गए, सालबाई की संधि हुई और अंग्रेज मराठा के बीच चल रहा यह प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। और उसके बाद बोलते हैं ना, पहले क्या होता था, लड़ाई होती थी और अंग्रेज जिसमें हारते थे ना, संधि कर लेते थे। संधि करने के बाद वो क्या करते थे पता है, संधि करने के बाद वो समझौता कर लेते थे, तो समझौता होने के बाद ये युद्ध खत्म हो गया। सहायक सेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सहायक सेना का कंसेप्ट आपको मैं समझा देता हूँ, बिना पढ़े समझा देता हूँ। सहायक सेना मतलब पता क्या करते हैं, अंग्रेज क्या करते थे पता है, जैसे कि समझो 2 लोग हैं, 2 राजाएं हैं या कोई राज्य है अभी, तो वहाँ पे क्या बोलते थे कि मैं अपनी सेना भेजता हूँ और आपको क्या करना है, आपके एरिया में अब मेरी सेना रखना है। और हम लोग कितने बड़े पागल थे, तो सुनो तो पहले, ये अपनी सेना भेजते थे, सेना का खर्चा हम देते थे, और इन हम सेना का पैसा भी दें इनको, हमें सेना का पैसा भी देना था। और दूसरी चीज़, हम कौन से कब्जे में रहते थे पता है, अगर मैं बाजू वाले एरिया से बात कर रहा हूँ या मैं किसी नए राज्य से बात कर रहा हूँ, तो पहले मुझे अंग्रेज़ों से बात करना पड़ता था, तो इनडायरेक्टली अंग्रेज़ अपने ऊपर कब्जा मार ही रहे थे। अंग्रेज़ क्या बोलते थे, अगर तुम किसी भी नए लोगों से बात करने जाओगे तो पहले मेरे से बात करना पड़ेगा। और अगर अंग्रेज़ बोलते थे अगर हमारा कहीं पे लड़ाई होता है तो तुम्हें आना पड़ेगा, हाँ अगर तुम्हारा कहीं पे लड़ाई होगा तो हम आएंगे। तो इनडायरेक्टली बोलो तो हमने अंग्रेज़ों को अपने आप ही सहायक संधि के माध्यम से ही हमने एंट्री दिया अंग्रेज़ों को। हम पैसा उनके उनके फ़ौज का पैसा हम भरे वो, और उनका रेजिमेंट हमारे यहाँ पे आके बैठ जाता था, एक एरिया में एक रेजिमेंट दे देते थे, तो हमारी सब अंदर की बातें उनको पता चल जाती थी। तो सोचो हमसे बड़ा पागल कौन हो सकता है। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो गवर्नर जनरल के रूप में आया, लॉर्ड वेलेस्ली भारत में गवर्नर जनरल के रूप में आया। संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना उसकी नीति थी। किसकी? लॉर्ड वेलेस्ली। इसके लिए उसने भारतीय सत्ताधीशों के साथ सहायक सेना के समझौते किए। इस समझौते के अनुसार भारतीय सत्ताधीशों को अंग्रेजी सेना की सहायता का आश्वासन दिया गया। मतलब भारतीय जो सत्ताधीश थे, मतलब जिनकी सत्ता चलती थी, उन्हें ऐसा बोला जाता था कि आपको अंग्रेजी सेना की सहायता मिलेगी, परंतु इस सहायता के लिए कुछ शर्तें हैं। देखो जो मैंने आपको बताया वही है। इन शर्तों के अनुसार भारतीय राजाओं को उनके राज्य में अंग्रेजों की सेना रखनी होती थी। अब पहली शर्त है कि आपको अपने राज्य में हमारी सेना रखनी पड़ेगी, ठीक है। इस सेना के लिए व्यय हेतु नगद राशि तथा उनकी आय का प्रदेश कंपनी को देना होगा। अब देखो इसके लिए जो खर्चा लगेगा वो भी देना पड़ेगा तुम्हें। भारतीय शासन अन्य सत्ताधीशों के साथ अंग्रेजों की मध्यस्थता से ही संबंध स्थापित करेगा। देखो बीच में आया था ना कि चाइना और इंडिया का वॉर चल रहा था, तो ट्रम्प जी थे, उन्होंने बोलते कि हम आपके बीच में मीडिएशन का रोल प्ले करेंगे, मध्यस्थता का रोल प्ले करेंगे। तो मतलब वही है कि अंग्रेज़ क्या बोलते थे कि अगर तुम किसी से बात कर रहे हो, तुम्हारा कुछ हो रहा है, तो बीच में मुझे भी बिठाओ। अपने दरबार में अंग्रेज़ों का रेजिडेंट मतलब प्रतिनिधि, रेजिडेंट रखना होगा। भारत के लिए अनेक सत्ताधीशों ने इस संधि को स्वीकार किया और भारतीय लोगों को लगा वाह क्या बहुत ही मज़े की बात है, अंग्रेज़ तो हमारे यहाँ पे बैठेंगे, अब हमको कोई भी बाजू वाले
राज्य कुछ नहीं कर सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और इनको ही नहीं पता कि तुमको तो जो आके बैठता है ना यहाँ पे, वही कुछ दिन में भेल खा के रिटर्न चले जाता है, तुम्हारा ही पैसा लेके खाएगा और बाद में होशियारी मारेगा, बाद में फूल पत्ते लेके घूमेगा और अपनी स्वतंत्रता खो बैठते हैं। बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। किसने की? बाजीराव द्वितीय ने। यह संधि वसई की संधि के रूप में प्रसिद्ध है। कहाँ की संधि के रूप में? वसई की संधि के रूप में, बाजीराव द्वितीय। परंतु यह संधि अनेक मराठा सरदारों को स्वीकार थी क्या? नहीं। बहुत सारे मराठा सरदार बोल रहे थे कि प्लीज़ ये सहायक संधि मत करो, फिर भी बाजीराव द्वितीय ने वसई की जो संधि की थी वो कौन सी थी? सहायक संधि। फलस्वरूप अंग्रेज और मराठों के बीच में दूसरा युद्ध हो गया। अब ये बहुत सारे मराठा लोग को पसंद नहीं था ये संधि जो बाजीराव द्वितीय ने की, और इसके लिए अंग्रेज और मराठों के बीच में क्या हो गया? लड़ाई हो गई। पहला वाले में कौन जीता था? मराठा लोग। इस विजय के पश्चात अंग्रेजों और दूसरा हुआ, और अंग्रेज मराठों के बीच में दूसरा युद्ध हुआ, और इस विजय के पश्चात अंग्रेजों का मराठी राज्य में हस्तक्षेप बढ़ने लगा और अंग्रेज जीत गए। और यह हस्तक्षेप बाजीराव द्वितीय को असह्य हुआ। अंत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब देखो यहाँ पे, अब बाजीराव द्वितीय ने भी फिर से युद्ध की घोषणा कर दी, और इस युद्ध में उसकी पराजय हुई, और वो युद्ध में क्या हो गया? हार गया, और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। और इस आत्मसमर्पण कर दिया मतलब खुद ही जाके उसने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। इस बीच मुगलों की राजधानी प्रत्यक्ष में दौलताराव शिंदे के अधिकार में थी। शिंदे साहब की सेना को पराजित कर जनरल लेक ने मुगल शासन को बंदी बनाया और हिंदुस्तान पर विजय पा ली। सही है। छत्रपति प्रताप सिंह, हाँ ये बहुत ही फेमस थे। सातारा जिले से इनका राज्य चलता था। सुनो, पेशवाई का अस्त हुआ। पता है आपको? माधवराव पेशवा के गद्दी उनकी मृत्यु के बाद रघुनाथराव पेशवा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी, तो धीरे धीरे पेशवा का अस्त हो गया। फिर सातारा के छत्रपति प्रताप सिंह गद्दी पर थे। छत्रपति प्रताप सिंह कौन थे? छत्रपति प्रताप सिंह सातारा पर गद्दी पे थे। अंग्रेजों ने छत्रपति प्रताप सिंह के साथ संधि कर ली और ग्रांट डफ नाम अधिकारी को उनके राज्य प्रशासन में सहायता करने हेतु भेज दिया, परंतु कालांतर में उन्हें गद्दी से पदच्युत करके काशी में रखा, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। देखो अंग्रेजों ने कितना भारी दिमाग लगाया। अंग्रेजों ने इनके साथ सहायक संधि की और संधि करने के बाद वहाँ पे अपना ग्रैंड डफ अधिकारी को भेज दिया, मतलब वहाँ पे अपना एक अधिकारी भेजा, और अधिकारी भेजने के बाद राज्य का प्रशासन अपने कब्जे में ले लिया। और ये जो वहाँ का जो वहाँ का पेशवा था, मतलब जो वहाँ का गद्दी पे जो बैठा था जिसका नाम था छत्रपति प्रताप सिंह, और उसको काशी में भेज दिया, और काशी में भेजने के बाद वहीं पे उसका डेथ हो गया। अब सोचो, उत्तर प्रदेश भेज दिया था। छत्रपति प्रताप सिंह ने सातारा शहर में योतेश्वर मंदिर के पीछे और महादरा में तालाबों का निर्माण करवाया। उन तालाबों का पानी शहर में ले आए। देखो इन्होंने कितना अच्छा काम किया। वहाँ पे उन्होंने तालाब का निर्माण किया। तालाब का पानी कहाँ पे लेकर आए? शहर में लेकर आए। शहरों में सड़कें बनवाई, सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगवाए। लड़कियाँ संस्कृति, मराठी, अंग्रेजी सीखे, इसके लिए विद्यालय का निर्माण करवाया। वहीं पर एक छापखाना खुलवाया, मतलब प्रेस, और उन्हें उपयोगी ग्रंथ छपवाए, और मतलब अनेक उपयोगी वहाँ पे ग्रंथ भी छपवाए गए। और उन्होंने राजनीतिक विषयक सभा नीति नामक एक ग्रंथ लिखकर छपवाया। याद रखना, सभा नीति जो ग्रंथ है वो किससे रिलेट करता है? छत्रपति प्रताप सिंह। और उन्होंने सातारा में महाबलेश्वर तथा प्रतापगढ़ तक की सड़क बनवाई। वहीं सड़क आगे महाड़ तक ले गई। छत्रपति प्रताप सिंह प्रतिदिन दैनंदिनी लिखा करते थे, मतलब डेली और डायरी लिखते थे। तो छत्रपति प्रताप सिंह के बारे में आपको पता चल गया होगा। छत्रपति प्रताप सिंह के प्रमुख प्रशासक रंगो बापूजी गुप्ते ने इंग्लैंड जाकर इस अन्याय के विरुद्ध में गुहार लगाई, परंतु न्याय मांगने के उनके प्रयास विफल हुए। आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी ने उत्तराधिकारी अधिकार अस्वीकार कर सातारा राज्य हड़प लिया। छत्रपति शिवाजी ने प्रमुख प्रशासक रंगो बाबूजी गुप्ते ने इंग्लैंड गए थे। छत्रपति शिवाजी के जो प्रशासक छत्रपति प्रताप सिंह के जो प्रशासक थे जिनका नाम था रंगो बापूजी गुप्ते। क्या नाम था? रंगो बापूजी गुप्ते। वो इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड जाकर उन्होंने बताया भाई ऐसा ऐसा मैटर हो गया, फिर भी डलहौजी ने इस बातों को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने क्या कर दिया? सातारा भी अपने कब्जे में ले लिया। वाह। अब अंग्रेजी सत्ता का भारत पर परिणाम। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझने को मिलेगी।
ज़्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले दोहरी शासन व्यवस्था। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था थी। दोहरी शासन व्यवस्था मतलब पता है क्या होता है कि जो रिवेन्यू जो है, मतलब जो पैसे वैसे का जो अधिकार होता है वो अंग्रेज अपने हाथ में रखते हैं। समझ में, पैसा कहाँ से मिलेगा, राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार अपने हाथ में रखते हैं, और समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित करने का काम जो है वो नवाब के हाथ में देते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ याद रखना, दोहरी शासन व्यवस्था मतलब कि जो पैसा वसूल करने का काम है वो किसके हाथ में लेते हैं? अंग्रेज बहुत चालाक थे, पैसा वसूल करने का काम अपने हाथ में रखते थे। पैसा किसके हाथ में रखते थे? अपने हाथ में। और काम किससे काम जो करना है पूरे, मतलब कि कहीं पे काम करना है, शांति व्यवस्था स्थापित करना है, तो वो काम किसको देते थे? तो नवाब को देते थे। अब सोचो कि जो मेन काम था वो, अब पैसा जहाँ से आएगा, पैसा ही नहीं रहेगा तो बेचारा कहाँ से शांति व्यवस्था स्थापित करेगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था स्थापित की। 1765 में, याद रखना। 1756 में हमने देखा था कि सिराजुद्दौला वाला मैटर हुआ था, नवाब की गद्दी पे बैठा था। कंपनी ने राजस्व इकट्ठा करने का कार्य अपने हाथ में ले लिया और शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य बंगाल के नवाब को सौंप दिया, और इसी को दोहरी शासन व्यवस्था कहते हैं। तो दोहरी शासन व्यवस्था के दुष्परिणाम कालांतर में दिखाई देने लगे। सामान्य जनता से कर के रूप में वसूल किया गया पैसा कंपनी के अधिकारियों ने अपनी जेब में दबाया। अब देखो, दोहरी शासन व्यवस्था का दुष्परिणाम कालांतर में दिखाई देने लगा। सामान्य जनता से के कर से वसूल किया गया पैसा कंपनी के अधिकारी थे वो आगे भी अब पैसा नहीं देते थे, वो अपने जेब पे ही रखते थे। भारत में व्यापार करने का एकाधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त था। अंततः अंग्रेजों के कई व्यापारी इस कंपनी के प्रति ईर्ष्या रखते थे और इंग्लैंड के कई व्यापारी और इस कंपनी के प्रति अपने मन में अब ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते थे। भारत में चल रहे कंपनी के प्रशासन पर इंग्लैंड में आलोचना होने लगी। तब कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण रखने हेतु इंग्लैंड के पार्लियामेंट में कुछ महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। अब देखो, धीरे धीरे कंपनी वाले भी चालाक हो गए। जैसे अगर आप देखोगे ना, पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, बहुत सारे वो जो रास्ते पे रहते हैं ना पुलिस, वो क्या करते हैं पता है? पैसा लेते हैं, पर पैसा लेने का तो उसको ये रिसिप्ट नहीं देते, मतलब कि जो रिसिप्ट जो रहेगा वो नहीं देंगे, रिसिप्ट नहीं देंगे तो धीरे से पैसा अपने जेब में रख लेते। तो पैसा जो रहेगा वो उनको मिल गया, वो पैसा गवर्नमेंट को नहीं मिलता। तो ऐसा होने के चक्कर में क्या हो गया पता है? कि कंपनी के पास पैसा ही नहीं जाता था, कंपनी के अधिकारी अपने ही ले लेते थे पैसा। और धीरे धीरे क्या हो गया कि जब कंपनी को इंग्लैंड में पैसा ही नहीं मिल रहा, तो कंपनी ने क्या कर दिया कि बहुत सारे जो ये थे, जो अधिकार थे कंपनी से, धीरे धीरे अपने हाथ में लेते गए इंग्लैंड के लोग। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में कानून पास हुई। अब देखो, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में सबसे पहला जो कानून पास हुआ 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। बाद में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। बाद में चार्टर एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट आए। फिर बाद में ये बहुत बड़ा एक्ट का सेक्शन है। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया। सबसे पहला ये पॉइंट याद रखना कि रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल का पद दिया गया। बंगाल के गवर्नर को कौन सा पद दिया गया? गवर्नर जनरल का। कौन से एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इस एक्ट के तहत लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। उसे मुंबई और मद्रास प्रांतों की नीतियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त हुआ। उसकी सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, मतलब उसे मुंबई और मद्रास के ऊपर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त हुआ और उसकी सहायता करने के लिए 4 अलग सदस्य थे। भारत के विषय पर पिट का कानून पारित हुआ। पिट मतलब वही पिट्स इंडिया एक्ट। कंपनी द्वारा भारत में चलाई जा रही शासन व्यवस्था और पार्लियामेंट का नियंत्रण रखने हेतु एक अस्थायी रूप से नियंत्रण परिषद गठित किया गया। अब देखो, यहाँ पे आपको अब जो कंपनी जो है, कंपनी के ऊपर भी अब नियंत्रण रखा जाने लगा, क्योंकि कंपनी के अधिकारी क्या करते थे? पैसा खुद खाने लगे, तो कंपनी को पैसा पूरा नहीं मिलने लगा। तो फिर क्या किया गया? कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने क्या किया? कंट्रोल पैनल बनाया, जिसे हम क्या बोलते हैं? नियंत्रण परिषद। बाद में इस परिषद को कंपनी द्वारा भारत में चलाई जा रही शासन व्यवस्था के विषय में आदेश देने का अधिकार था। कंपनी की शासन व्यवस्था के फेरबदल करने के लिए कानून पार्लियामेंट में बनाए गए। इस प्रकार कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण आ गया। अब मतलब डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट रूप से वो क्या करने लगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करने लगे? उसके ऊपर नियंत्रण रखने लगे।
अंग्रेजी सत्ता के आगमन के पीछे पीछे भारत में नई प्रशासनिक प्रणाली रूढ़ हो गई। प्रशासनिक नौकर तंत्र, सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज भारत में अंग्रेजी सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए अंग्रेजों को नौकर तंत्र की आवश्यकता थी। अब नौकर तंत्र मतलब कि सिविल सर्वेंट। लॉर्ड कार्नवालिस, ये याद रखना, ने नौकर तंत्र का निर्माण कराया। मतलब सिविल सर्विसेज का जो निर्माण करवाया किसने कराया? लॉर्ड कार्नवालिस, जो गवर्नर जनरल था। प्रशासनिक नौकर तंत्र अंग्रेजी शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक था। कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार नहीं करेंगे, ऐसा उनके नियम बनाया गया। लॉर्ड कार्नवालिस ने क्या नियम बनाए कि कंपनी के अधिकारी जो है वो निजी व्यापार नहीं करेंगे, मतलब अपना खुद का व्यापार नहीं करेंगे। अपना खुद का व्यापार करने के बदले में अपना ही व्यापार करने लगते थे, और उनके अधिकारियों के वेतन में क्या करने लगा? वृद्धि किए जाने लगा। उनके प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से अंग्रेजों के अधिकार वाले प्रदेशों को जिले के अनुसार में विभाजन किया गया। जिला अधिकारी, जिला प्रशासन का प्रमुख बनाया गया, कलेक्टर बनाया गया। राजस्व इकट्ठा करना, न्याय प्रदान करना, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, अनेक महत्वपूर्ण दायित्व जो था वो कलेक्टर के हाथ में दे दिए गए। अधिकारियों की भर्ती इंडियन सिविल सर्विसेज ICS प्रतियोगिताओं परीक्षाओं द्वारा की जाने लगी। सेना और पुलिस बल। भारत में अंग्रेजों के अधिकार वाले प्रदेशों की रक्षा करना, नए प्रदेशों को हथिया लेना, भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले विद्रोह का दमन करने के लिए सेना के कार्य थे। देश के कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस बल बना, जैसे हम बोलते हैं ना IPS। न्याय प्रणाली। इंग्लैंड में प्रचलित न्याय प्रणाली के ढर्रे पर अंग्रेजों ने भारत में न्याय प्रणाली स्थापित की। प्रत्येक जिलों में असैनिकी अर्थात नागरिकों के मुकदमों के लिए दीवानी न्यायालय और फौजदारी, मतलब दीवानी न्यायालय मतलब जमीन वमीन का जो केस होगा वो सब रहेगा, और फौजदारी मतलब आपराधिक मुकदमे, जैसे कि केस जो मारपीट, मर्डर विडर, वो सब रहेगा। तो 2 न्यायालय बनाए गए, एक दीवानी न्यायालय था, दूसरा फौजदारी। बाद में नेक्स्ट है, हाँ, इनके निर्णय पर मुकदमा के लिए मतलब पुनर्विचार के लिए हो सकता है कि किसी केस में भाई गलत डिसीजन दिया गया तो हाई कोर्ट भी बनाया गया, उच्च न्यायालय। कानून के सम्मुख सभी समान, विधि का शासन। पूर्व समय में भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कानून प्रचलित थे। न्याय प्रदान करने में जातियों के अनुसार भेदभाव किया जाता था। लॉर्ड मैकाले, याद रखना, लॉर्ड मैकाले, ये सब गवर्नर जनरल हैं। इसके पहले कार्नवालिस ने नौकर तंत्र के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया। पुलिस बल, प्रशासन, जिला अधिकारी, उन्होंने ICS का एग्ज़ाम भी रखा है, जैसे अभी IAS का जो एग्ज़ाम होता है, तो वैसे। और बाद में लॉर्ड मैकाले, जिन्होंने मतलब कानून के समक्ष सभी सेम है, तो लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में स्थापित की गई विधि समिति ने कानून की संहिता तैयार की। तो लॉर्ड मैकाले ने ने क्या स्थापित की? विधि समिति। विधि मतलब कानून। संपूर्ण भारत में एक ही कानून लागू किया गया है, मतलब कि अलग अलग, पहले क्या होता था, अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग कानून होते थे, पर अब क्या हुआ, पूरे भारत में एक ही कानून बना। कुछ काम अंग्रेजों ने अच्छा भी किया, हम अप्रिसिएट करते हैं। कानून के सम्मुख सभी समान है, यह सिद्धांत अंग्रेजों ने रूढ़ कर दिया। इस प्रणाली में भी कुछ दोष थे। यूरोपीय लोगों को मुकदमे चलाने के लिए स्वतंत्र न्यायालय थे और विभिन्न कानून थे। नए कानून आम लोगों की समझ से परे थे। न्याय पाना साधारण लोगों के लिए बहुत खर्चीली बात थी। मुकदमे कई वर्षों तक। अब देखो, एक और चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो गया था कि जो ब्रिटिश लोग थे उनके लिए अलग न्यायालय होता था। तो ये कौन सी बात हुई? उनका जो कोर्ट था वो अपना अलग न्यायालय रखते थे। प्राचीन समय से भारत पर आक्रमण होते रहे। अनेक आक्रमणकारी भारत पर अस्थायी रूप से बस गए। वे भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। यद्यपि उन्होंने यहाँ शासन किया, फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन नहीं किए। अंग्रेजों के विषय में ऐसा नहीं हुआ। इंग्लैंड आधुनिक राष्ट्र था। औद्योगिक क्रांति होने से वहाँ, इंग्लैंड पता है सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ पे? इंग्लैंड में हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ? इंग्लैंड में। बाद में नेक्स्ट है भू राजस्व विषयक नीति। भू राजस्व मतलब लगान। अंग्रेजों के शासन प्रारंभ होने से पूर्व देहात की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। कृषि और अन्य उद्योग द्वारा गांव की आवश्यकताएं गांव से ही पूरी की जाती थी। मतलब कि जो अगर कृषि और अन्य उद्योगों द्वारा गांव की आवश्यकताओं को गांव में ही पूरी हो जाती थी। भू राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। अंग्रेजों के पूर्व समय में फसलों के अनुसार लगान निर्धारित किया जाता था। फसल अच्छी न आने पर, अब देखो, अंग्रेज
अंग्रेज़ों से पहले क्या किया जाता था, फसलों के अनुसार लगान लिया जाता था। अगर फसल अच्छी नहीं आएगी तो लगान में छूट दिया जाता था। राजस्व मुख्य रूप से अनाज के स्वरूप में लिया जाता था। यदि लगान अदा न करने में विलम्ब हो जाता था तब भी किसानों को की भूमि कभी छीनी नहीं जाती थी। परंतु जब अंग्रेज आ गए, आय में वृद्धि लाने पर अंग्रेज़ों ने राजस्व प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। अब उन्होंने, अंग्रेज़ों को पैसा चाहिए था दबा के, तो उन्होंने क्या किया, लगान सबसे पहले किसानों को ही पकड़ा और अंग्रेज़ों ने भूमि का मापन करके भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार लगान निर्धारित किया। अब जिसका ज़्यादा ज़मीन है उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, भले तुम्हारा फसल खराब हो जाए या कुछ हो जाए, हमको पर पैसे से मतलब है। लगान नगद राशि में, और पैसा जो है भाई कैश में बात करेंगे, अनाज विनाज नहीं लेंगे हम। नियम बनाया गया कि लगान निर्धारित समय के भीतर ही अदा न किए जाने पर किसानों की भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली जाएगी। अगर आप सही टाइम पे अगर आप लगान नहीं दोगे तो आपका ज़मीन भी हम जब्त कर लेंगे। वाह, ये कौन सी बात हुई भाई, तुम इंग्लैंड से आए, तुम तो बेगाने थे। तो वही बात हो गई कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ये अपने लोग ही ऐसा कुछ किया जिससे गैरों में दम ही नहीं था। अपने गैरों लोगों को दम देने का काम अपने लोगों ने किया। सोचो, ज़मीन उसकी है भी नहीं और आके हमसे ज़मीन वसूल करके जा रहे। वाह भाई वाह। नई भू राजस्व व्यवस्था के दुष्प्रभाव। अब क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ। सीधी सी बात है कि क्या होने लगा पता है, कि अब जो ज़मीन थी उस ज़मीन पे लगान भरना पड़ता था किसानों को। कभी कभी क्या होता था कि बाढ़ आ जाता था या कुछ भी अलग अलग प्राकृतिक आपदा आने के कारण जो फसल होती थी वो ख़राब हो जाती थी। अब फसल ख़राब होने के बाद भी किसानों को लगान भरना पड़ता था, तो किसान को क्या करना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था। पैसा देने के लिए उन्हें ऑलरेडी साहूकारों से पैसा लेना पड़ता था। और साहूकार कैसे थे कि पैसा देते थे और पैसा देने के बाद उनको ब्याज पे पैसा देते थे कि आपको इतना पैसा दे रहे हैं, इसका इतना आपको देना रहेगा, अगर आप नहीं दोगे तो आपका ज़मीन हम ले लेंगे। धीरे धीरे साहूकार लोग किसानों का ज़मीन ही लेते गए और उन्हें अपनी ज़मीनों को गिरवी रखना पड़ा और इस प्रकार बहुत ही भू राजस्व प्रथा बहुत ही खराब हो गया। कृषि का व्यापारीकरण। पहले किसान मुख्यतः खाद्यान्न उगाता था। इस खाद्यान्न का उपयोग किसान घरेलू उद्योग और गांव की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए करता था। अब अंग्रेज़ सरकार, पहले क्या करता था, किसान अपने अकॉर्डिंग उसे जो ज़रूरत होता था वैसे खाद्यान्न को उगाता था। पर अब क्या होता था कि जो अंग्रेज़ बोलते थे, अंग्रेज़ों को जिससे ज़्यादा लाभ होता था, जैसे कि नील की खेती हो गई, कपास की खेती हो गई, तंबाकू की खेती हो गई, चाय की खेती हो गई, तो ये सब करने के लिए वो उन्हें क्या करते थे, प्रोत्साहित करते थे। वो उन्हें क्या करते थे, दबाव डालते थे और जिसकी वजह से क्या होता था, कृषि का व्यापारीकरण स्टार्ट हो गया। अकाल। अब अकाल के बीच भारत में बड़ी मात्रा में अकाल की स्थिति है। अकाल मतलब कि पूरी तरह से जो फसल थे, बारिश नहीं हो रही थी, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया था। अंग्रेज़ों के शासनकाल में अकाल निवारण हेतु पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। जलापूर्ति की योजनाओं पर पर्याप्त व्यय नहीं किया गया। बारिश नहीं हो रहा है तो उन्होंने किसी प्रकार का जल भी पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया। परिवहन एवं संचार व्यवस्था में सुधार। अंग्रेज़ों ने व्यापार वृद्धि और प्रशासन की सुविधाओं की दृष्टि से भारत में परिवहन और संचार की आधुनिक सुविधाएं निर्माण की। उन्होंने कोलकाता और दिल्ली को जोड़ने वाले राजमार्ग का निर्माण करवाया। 1853 में मुंबई थाने रेलमार्ग पर रेलगाड़ी दौड़ने लगी और इसी वर्ष टेलीग्राम यंत्र द्वारा संदेश भेजने की व्यवस्था अंग्रेज़ों ने भारत में प्रारंभ की और इसी भारत के प्रमुख नगर सैनिकीय स्थान एक दूसरे से जोड़े गए। तो परिवहन के क्षेत्र में भी उन्होंने अच्छा काम किया। ये कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी थी। उन्होंने डाक की व्यवस्था की। बाद में समाज जीवन पर दूरगामी परिणाम हुए, परंतु इन सुधारों के भारतीय समाज जीवन पर क्या हुए, दूरगामी परिणाम हुए और देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के पारस्परिक संपर्क बढ़ा और इसके बीच एकता की भावना में वृद्धि होने का सहयोग मिला। नेक्स्ट, भारत के पुराने उद्योग धंधों का हास्य। जो हमारे पुराने उद्योग धंधे थे वो पूरी तरह से बंद हो गए। भारत से इंग्लैंड जाने वाला माल अंग्रेज सरकार ज़बरदस्त कर वसूल करते थे। जो भारत से इंग्लैंड में जो माल जाता था उस पर दवा के कर वसूल करते थे। कर मतलब कि फिर जिसकी वजह से हमारे किसानों को पैसे कम मिलते थे। इसकी जो इंग्लैंड से जो चीज़ें आती थी उस पर कम कर लेते थे। जिससे इंग्लैंड से जो चीज़ें आती थी वो यहाँ पर आने के बाद अंग्रेज़ों को उससे ज़्यादा पैसे मिलते थे। परिणाम स्वरूप उनका माल का उत्पादन बड़ी मात्रा में कम लागत में होता था। ऐसे सस्ते माल के कारण प्रतिद्वंद्विता करना कारीगरों को कठिन सिद्ध हो गया था। भारत में नए उद्योग धंधों का विकास।
अंग्रेज सरकार का समर्थन, प्रबंधन का अनुभव और पूंजी जैसी बातों का अभाव होने से भारतीय उद्योजक बड़ी संख्या में आगे नहीं आ पाए। अब देखो हमारे पास ना तो प्रबंधन प्रॉपर था, ना तो कोई अरेंजमेंट था, ना तो किसी प्रकार का सपोर्ट था, ना तो हमारे पास पैसा था, जिसकी वजह से हम पीछे रह गए। और इसकी वजह से जो अंग्रेज़ थे उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला और उन्होंने नए नए उद्योगों का निर्माण किया। कावस जी नाना भाव दावर ने मुंबई में पहली कपड़ा मिल शुरू की। तो याद रखना, कावस जी नाना भाव कावस जी दावर ने मुंबई में सबसे पहला कपड़ा मिल शुरू की। बंगाल में के रिक्शा में पटसन की पहली मिल प्रारंभ की गई। देखो, कावस जी दावर ने पहला कपड़ा मिल चालू किया और बंगाल के रिक्शा में पटसन की भी पहली मिल प्रारंभ की गई। टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आर्यन एवं स्टील कंपनी का इस्पात निर्माण करने का कारखाना स्थापित किया। भारत में कोयला अलग अलग, देखो ये सब लिखा है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम क्या क्या हुए, तो ये भी आप अगर रीड करोगे तो वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। और लास्ट यहाँ पे फिर मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि जो मैकाले थे उन्होंने किस प्रकार जाति व्यवस्था को जाति, अगर आप देखो, एक मिनट हम पूरा रिवाइज ही कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको लॉर्ड मैकाले आपको दिखाई दे रहे होंगे। उन्होंने विधि के समक्ष बोला कि सभी लोग कैसे समान होंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला कि नौकर तंत्र के लिए बहुत ही काम किया। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने काम किया। कैसे आपने देखा कि कैसे अंग्रेज़ हमारे राजनीति में आते हैं। मराठा की राजनीति में छत्रपति प्रताप सिंह को कैसे काशी भेज दिया जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उनका जो प्रशासक रहता है रंगो बाबूजी गुप्ते, वो इंग्लैंड जाता है, फिर भी उसके ऊपर किसी प्रकार का कुछ नहीं होता है। तो ऐसे रॉबर्ट क्लाइव ने दोहरी शासन व्यवस्था डाल दी थी। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा लेसन आपको पता चला कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी चीज़ों को बढ़ाया। अब नेक्स्ट है 1857 का स्वतंत्रता युद्ध। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट करने वाले।